हेलो एवरीवन। हमने अपने पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, उसे फिनिश कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं उसके जो इन बिटवीन क्वेश्चंस है चैप्टर के बीच में। आप अगर रीड आउट करोगे तो आपको इन बिटवीन में कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 6 में है आपके एनसीईआरटी बुक में, आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो एयर में, तो हमें उसे पहले क्लीन करने की क्यों ज़रूरत है। तो आपको पता होगा कि जो आपकी बुक है एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, उसका जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो फर्स्ट एक्टिविटी ही यही है कि हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं। आपको पता होगा उसकी रिएक्शन क्या होती है कि अगर हम मैग्नीशियम को Mg को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2, आप देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg है, यहाँ भी 2 है, O के ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये बैलेंस, हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। हमें ये दिख रहा है कि अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, हमें जो मिलता है प्रोडक्ट वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। अगर हम मैग्नीशियम को ऐसे खुले में बाहर रखते हैं ना, तो भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, एंड रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। एंड उस लेयर के बनने की वजह से जब हम उसे एयर के साथ बर्न करेंगे तो वो जो लेयर है वो इस रिएक्शन को ढंग से होने नहीं देगी। दोबारा उसके ऊपर लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की नहीं बन पाएगी प्रॉपर, अच्छे से मेटल अच्छे से एक्सपोज नहीं हो पाएगा उस रिएक्शन में। इस वजह से हमें जब भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ बर्न करते हैं तो हमें एक बार उसे क्लीन करना पड़ता है। तो हम सैंड पेपर की हेल्प से उसे क्लीन करते हैं। अगर आप अभी तो लॉकडाउन है तो क्लासेस नहीं हो रहा है, तो अगर आपकी एक्टिविटी होती लैब में तो वहाँ पे भी जो आपके टीचर होते हैं वो आपको अगर एक रिबन देते मैग्नीशियम रिबन, तो उसे सैंड पेपर की हेल्प से पहले क्लीन करते एंड देन फिर उसकी रिएक्शन करवाते, एयर के साथ बर्न करवाते। इसका आंसर यही है कि मैं लिख भी देती हूँ एक बार, व्हेन मैग्नीशियम ribbon is exposed to आप ये रिएक्शन भी साथ में मतलब आंसर के बाद लिख के दिखा सकते हो, तो एक आपका अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा टीचर के नज़र में। इज एक्सपोज टू एयर, इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड on its surface. This layer is a stable compound which prevents further reaction of magnesium with oxygen. Hence it is advisable to clean magnesium ribbon before its reaction with oxygen. इसे आप अपने भाषा में भी लिख, जैसे कि मैंने आपको हिंदी में ही पहले इसका पूरा आंसर समझा दिया था, तो आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि हम इसलिए हमें क्लीन करना चाहिए मैग्नीशियम रिबन को रिएक्शन से पहले, बर्न करने से पहले एयर में, क्योंकि अगर वो एयर में एक्सपोज होती है तो वो रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेती है, एंड ये लेयर बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है जो कि फर्दर रिएक्शन को करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो प्रिवेंट करता है, रिएक्शन नहीं होने देता। इसलिए ये एडवाइजेबल है या फिर ऐसा होना चाहिए
चाहिए या इट शुड बी, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो कि हमें क्लीन करना चाहिए मैग्नीशियम रिबन को रिएक्शन को करवाने से पहले। सो ये आपका पूरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप रिएक्शन भी दिखा सकते हो। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। या आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, 3 केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं एंड आपको एक इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशन, और वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो पहले ही पढ़ा था हमने कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जो केमिकल रिएक्शंस है उसकी जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम सिंबल से बताते हैं, तो वो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है, जो कि 2 टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड वो होते हैं जिसके राइट हैंड साइड जो रिएक्टेंट पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड जो प्रोडक्ट पार्ट है, दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, आप जो भी बोल दो, एलिमेंट्स बोल सकते हो, वो इक्वल होते हैं। अगर वो इक्वल होते हैं तो वो हमारे बैलेंस्ड रिएक्शंस होते हैं, एंड अगर वो अनइक्वल होते हैं सो दे आर अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। एंड हमें बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत है? टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो मैंने आपको थोड़ा सा उसका भी एक बार जो पिछली वीडियो में बताया था उसका थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया, ताकि आपको दिमाग में सब कुछ याद रहे। क्योंकि हम जो भी सुनते हैं, हम जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सुनते हैं, तो हमारा जो सुना हुआ या देखा हुआ चीज़ होता है ना, वो हमारे ब्रेन में बहुत टाइम तक रह जाता है। सो अगर आप किसी चीज़ को बार बार, किसी क्वेश्चन को अगर बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, तो वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। अगर आप एग्जाम टाइम में कभी भूल भी रहे हो तो आपको वो स्ट्राइक करेगा एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई गई है क्लोरीन के साथ एंड इट फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी? फर्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2, इसकी रिएक्शन कराई, बन रहा है हमारा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है एंड क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। सो ये एक मॉलिक्यूल्स हमने अगर ले लिए +1 -1, आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट करके 0 देगा। सो ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया, HCl रिएक्शन हो गई। अब अगर आप इसे बैलेंस करना चाहो, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स है, बट राइट हैंड साइड में दोनों के एक ही मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे आगे 2 प्लेस कर दूँ तो अब मेरे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हो गए। सो अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट्स का पार्ट है हमारे पास, और राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट का पार्ट है, दोनों की तरफ हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, जो एलिमेंट्स है, वो इक्वल हो चुके हैं अब। तो ये अब हमारा बैलेंस रिएक्शन है। सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं सेकंड की तरफ। आप साथ साथ इसके नेम भी लिख सकते हो नीचे, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, या आप बता सकते हो हाइड्रोजन लिखा है। वैसे तो इस क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है, बट फिर भी आप लिख सकते हो हाइड्रोजन एंड दिस क्लोरीन। एंड आप देख सकते हो कि किस टाइप की रिएक्शन, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, इनकी रिएक्शन हुई 2 मॉलिक्यूल्स की एंड एक कंपाउंड हमारा बना। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इससे आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का भी छोटा सा रिवीजन हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमने 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाया है, तो कुछ कंबाइन करके कुछ हमें प्रोडक्ट मिला है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारा, बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ एंड आवर प्रोडक्ट्स आर बैरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। सो हम इसकी केमिकल रिएक्शन को पहले लिखते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं एंड देन उसे फिर हम बैलेंस करेंगे। सो हमें लिखना है बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al, एल्युमिनियम की वैलेंसी Al +3 होती है एंड सल्फेट की -2 होती है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Al2SO4 होल 3। इसकी रिएक्शन कराई तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आप देख सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये जो बैरियम है ये सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लेगा एंड ये एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ बनाएगा, ये अपने आयंस एक्सचेंज कर रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा BaSO4 एंड BaSO4 पता होगा एक वाइट कलर की PPT और एक प्रेसिपिटेट बनता है। सो हम ऐसे डाउनवर्ड एरो से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड तो AlCl3। एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन के -1 होती है। तो हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए क्लोरीन के, तो +3 -3 बैलेंस हो जाएगा एंड इट विल बिकम स्टेबल कंपाउंड। सो इसकी इक्वेशन हो गई AlCl3। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा रिएक्टेंट्स है उस तरफ बैरियम जो है वो 1 है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इट्स ओके। क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स है एंड प्रोडक्ट साइड में 3 मॉलिक्यूल्स है।
एल्युमिनियम की अगर देखी जाए तो रिएक्टेंट की तरफ 2 मॉलिक्यूल्स है एंड प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। एंड सल्फेट भी सेम, यहाँ पे रिएक्टेंट में 3 मॉलिक्यूल्स हैं एंड प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों जो अब ये बैलेंस नहीं है, इसके एटम्स इक्वल नहीं है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है। तो हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें देखना होगा पहले किसके कितने एटम्स है। तो जैसे हमने टेबल बना सकते हैं, नेम ऑफ एटम, ये टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना टेबल बनाए भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपकी मर्जी, बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप ये सब बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट and number of atoms in product। सो हमारे पास क्या क्या एटम्स है, हमारे पास बैरियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है एंड सल्फेट हम ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग भी कर सकते हो, उसके उस तरीके से भी आप बैलेंस कर सकते हो, बट सल्फेट खुद भी एक एग्जिस्ट करता है। सो आप इसको साथ में भी लिख के कर सकते हो बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बैरियम इधर रिएक्टेंट में एक है एंड प्रोडक्ट में भी एक ही है। क्लोरीन आपका रिएक्टेंट साइड में 2 है एंड इधर 3 है प्रोडक्ट में। एल्युमिनियम रिएक्टेंट में 2 है एंड प्रोडक्ट में 1 है एंड सल्फेट इधर 3 एंड इधर 1। सो आप देख सकते हो बैरियम तो बैलेंस है, क्लोरीन, एल्युमिनियम एंड सल्फेट ये बैलेंस नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या नंबर्स करने से इक्वल हो सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास एल्युमिनियम के, अगर मैं एल्युमिनियम में यहाँ AlCl3 में अगर मैं 2 लगा दूँ तो ये Al2 एंड Al2 ये 2 मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे। एंड यहाँ 2 लगाने से हमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन 6 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो यहाँ अगर हम 3 प्लेस कर दे तो ये भी 6 हो जाएगा, बैरियम 3 आ जाएगा हमारा। फिर अगर हम यहाँ 3 पुट कर दे तो बैरियम 3 एंड सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स, जो कि रिएक्टेंट में भी हमारा 3 ही मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन जो बैलेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें प्रोडक्ट साइड में AlCl3 में यहाँ पे 2 लगाना पड़ा। तो इसको लगाने से अगर ये सेम टेबल हम उतारते हैं जब हमारा प्रोडक्ट में हो, या फिर आप इसमें भी कर सकते हो सेम में भी। हमने पहले क्या किया कि एल्युमिनियम में हमने इधर प्रोडक्ट साइड में इंटू 2 किया है, तो हमारा यहाँ है इंटू 2 किया, ये हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके करने से क्लोरीन में क्या हो गया, चेंजेस हो गया, ये 2 इंटू 3 6 मॉलिक्यूल्स बन गए क्लोरीन में। तो यहाँ भी 2 हो गया, ये 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। इसको सेम बैलेंस करने के लिए हमने इस तरफ रिएक्टेंट में 3 से यहाँ पे इंटू किया BaCl2 में। तो बैरियम में हमने 3 से इंटू करके इसे 3 किया एंड यहाँ 3 पुट करने से क्लोरीन भी 3 2 6 हो चुका है। सो ये भी 6 हो गया। एंड फिर हमने यहाँ 3 पुट किया बैरियम सल्फेट के पास, ये मैं पुट ही कर देती हूँ, यहाँ 3 एंड यहाँ 2। तो अब ये इंटू 3 ये बैरियम सल्फेट आपका 3 मॉलिक्यूल्स बैरियम के हो गए एंड सल्फेट के भी 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इंटू 3। अब आप देख सकते हो बैरियम के 3 रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी 3 है। क्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल्स है आपके रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में भी 6 है। एंड एल्युमिनियम दोनों तरफ 2 है एंड सल्फेट 3 मॉलिक्यूल्स है। सो अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में वो दोनों सेम हो चुके हैं। सो अब हम इसे कह सकते हैं कि इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो हम इसे फाइनल आंसर आप लिख के ये रिएक्शन लिखकर आप इसे बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये आपका फाइनल बैलेंस रिएक्शन है। 3 BaSO4 + 2 AlCl3, ये आपका फाइनल बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। एंड अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सोडियम एंड वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं एंड इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो इसका होगा, हमने रिएक्शन कराई सोडियम Na की वाटर के साथ, सो इट फॉर्म्स NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड जो है OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन रिलीज हुई यहाँ पे। सो इसको अगर आप देखो तो ये भी बैलेंस नहीं है। सोडियम जो है 1 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 है, ओके। ऑक्सीजन 0 1 1 दोनों तरफ है, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स है बट प्रोडक्ट में हमें 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहा है हाइड्रोजन के। सो ये भी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहो तो टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो, मैं अभी आपको शॉर्ट में दिखा दे रही हूँ। तो इसे मैं एक बार नीचे लिखती हूँ ताकि मैं चेंजेस करूँ इसमें, NaOH + H2।
अगर मैं यहाँ एक 2 पुट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट साइड में 2 पुट कर रही हूँ NaOH में, तो Na के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, मैंने यहाँ भी 2 पुट कर दिया, दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो मैंने यहाँ 2 पुट किया, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ 2 2 आप देख सकते हो, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, एंड यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स इधर एंड 2 मॉलिक्यूल्स इधर, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के भी हो गए। सो अब इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो आपके सोडियम के रिएक्टेंट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूँ रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में, आप टेबल की तरीके से दिखाओगे ज़्यादा अच्छा होगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी। ये मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। एंड अगर हम ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें, ये भी 2 2 मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ हो चुके हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की तरफ। एंड हाइड्रोजन की जब बात की जाए तो ये जो है 4 मॉलिक्यूल्स इधर एंड 4 मॉलिक्यूल्स इधर है, इक्वल है। सो अब जो है लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस इक्वल हो चुकी है। सो दिस इज आवर फाइनल केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो ये भी आप फाइनल लिख के इसे भी बॉक्स में अंडरलाइन कर सकते हो कि हाँ दिस इज आवर आंसर, 2 NaOH प्लस H2। सो दिस इज द फाइनल केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। सारे मैंने जितने भी इसके पार्ट्स थे सबको एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब हम इसके एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन, इस पर मूव करते हैं। ये भी लगभग सेम ही है। अब इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा, वहाँ पे हमें रिएक्शन दी हुई थी एंड हमें उसका इक्वेशन लिखना था और बैलेंस करना था। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। सो हमें पहले रिएक्शन लिखनी होगी, फिर हम उसका इक्वेशन लिखेंगे एंड देन वी विल बैलेंस इट। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या है। पहले तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड करके बता दे रही हूँ। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस रिएक्शंस में सिंबल्स भी लिखने उसके स्टेट के, जैसे कि अगर गैसेस है, अगर कोई गैस है तो गैसेस स्टेट G से हम रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड है तो S से करेंगे, लिक्विड है तो L से करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन को हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें जो है स्टेट के सिंबल्स भी रिप्रेजेंट करने हैं एंड इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर जो है इसके क्वेश्चन में ही छुपा है। हमें क्या करना है, हमें पहले देख लेना है कि क्या क्या हमारे रिएक्टेंट्स हैं, क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको दिख सकता है रिएक्टेंट है हमारे पास एक बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। सो ये जो 2 है ये हमारे रिएक्टेंट मिल गए हमें एंड हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, रिएक्ट टू गिव, उन्होंने क्या दिया, बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। तो हम पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे हो गए बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई प्लस सोडियम सल्फेट एंड इससे हमारा जो आउटपुट बना वो है बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सो ये आपका हो गया पहले केमिकल रिएक्शन। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे विद स्टेट सिंबल। तो आप देखो इसमें क्या लिख रहा है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। मतलब ये क्या, ये एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, वाटर में इसका सॉल्यूशन है इन दोनों कंपाउंड का। तो ये हमारा हमें स्टेट पता चल गया, इन दोनों की स्टेट जो है वो एक्वस है। एंड रिजल्ट में क्या लिख रहा है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल मतलब वो सॉल्यूबल नहीं है, तो वो सॉलिड है, इसलिए वो सॉल्यूबल नहीं हो पाया। सो हम बैरियम सल्फेट जो है वो हमारा सॉलिड है, जो कि आपको पता भी जब ये रिएक्शन होती है तो ये इसकी पर्सिपिटेट बनती है, सॉलिड पर्सिपिटेट नीचे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सो ये सॉलिड है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। तो हमें स्टेट तो पता चल गई। अब हमें रिएक्शंस में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता है, हमें इनकी वैलेंसीज पता है, हमने ये चीज़ क्लास 9 में ही पढ़ रखा है। तो हमें क्या करना, बस अब इसकी इक्वेशन बनानी है। तो बैरियम जो है उसका होता है Ba एंड क्लोराइड है तो क्लोरीन का हम Cl लिखते हैं। बैरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की -1। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, +2 -2 बैलेंस होकर ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा। देन सोडियम सल्फेट, Na की होती है +1 एंड सल्फेट SO4 जो तो ये -2 होता है। तो Na की 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, +1 2 मॉलिक्यूल होंगे तो +2 एंड -2 बैलेंस होकर ये भी एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। एंड देन हमारे जो रिएक्शन से मिल रहा है BaSO4, बैरियम की +2 होती है एंड सल्फेट की -2 होती है। ये तो डायरेक्ट एक मॉलिक्यूल बैलेंस हो गया BaSO4। एंड उसके बाद हमारा बन रहा है सोडियम क्लोराइड।
तो सोडियम का Na एंड क्लोराइड फिर Cl, क्योंकि +1 होता है सोडियम का, एंड क्लोरीन का -1, तो ये भी डायरेक्ट एक एक मॉलिक्यूल्स NaCl कंपाउंड बन गया। अब आप देखो LHS और RHS अगर कंपेयर किया जाए तो सोडियम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, क्लोरीन यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा बैलेंस नहीं है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं प्रोडक्ट साइड में, 2 मॉलिक्यूल्स Na के हो गए, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल Na के हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के हैं, एंड सल्फेट तो 1 मॉलिक्यूल दोनों तरफ है, बैरियम भी सेम है। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी जो बहुत ईजिली बैलेंस हो गई, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक यहाँ पे 2 पुट करने से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सो दिस इज आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन। सो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एंड इसको आप टेबल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया है। सो आप सेम वे में कर सकते हो। बाकी आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा PDF में। सो उसमें टेबल बना के प्रॉपर रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप उसे एक बार देख सकते हो। ये सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। यहाँ भी दिख रहा है कि सॉल्यूशन लिया है वाटर में। सो ये भी क्या है, इसकी भी जो स्टेट होगी वो एक्वस होगी। ओके, मैं स्टेट भूल गई मैंने लिखना ना, तो यहाँ पे एक्वस स्टेट है, यहाँ पे भी एक्वस स्टेट है, यहाँ पे सॉलिड, एंड ये लास्ट वन इज फिर एक्वस है। सो अब ये कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन की डिमांड थी हमने पूरी कर दी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सो ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एसिड को कंसनट्रेटेड फॉर्म में किसी रिएक्शन में यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव हो सकता है। सो यहाँ पे हम डाइल्यूटेड एसिड यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा कंसनट्रेशन वाटर की होती है, एसिड की बहुत ही कम होती है। एंड सो वो भी उसका जो स्टेट होता है वो भी एक्वस होता है। एंड यहाँ पे लिख भी दिया है कि सॉल्यूशन वाटर में लिया है, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ एक एक्वस सॉल्यूशन है। एंड इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सो अब इसको हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं क्योंकि HCl है, तो उसको भी कहते हैं। एंड इट रिजल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। OH -1 होता है, सोडियम +1, सो NaOH एक एक मॉलिक्यूल से बन जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ईजी, सबसे ईजी है HCl बनाना। देन सोडियम क्लोराइड Na एंड Cl। मैंने पहले भी ऊपर इस क्वेश्चन में बताया NaCl कैसे, +1 सोडियम की एंड -1 क्लोरीन का, सो NaCl बन गया, एंड वाटर H2O। अब अगर आप देखो तो Na की एक मॉलिक्यूल, Na का एक मॉलिक्यूल, Cl इक्वल है, ऑक्सीजन एक इक्वल है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। सो इट्स ऑलरेडी बैलेंस, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस इसे दिखा सकते हो टेबल में कि सारे मॉलिक्यूल्स की जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, बोथ आर इक्वल। सो ये बैलेंस रिएक्शन है। बस हम इसकी क्या लिख देते हैं, इसके स्टेट्स मेंशन कर देते हैं। सो एक्वस एंड वाटर लिक्विड, एंड इसको बॉक्स कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। इट्स ऑलरेडी बैलेंस, सो वी डोंट नीड टू बैलेंस इट अगेन. We can just mention it that this is the final balanced chemical equation of the following question. So with this आपका ये जो पेज नंबर 6 के 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे आपके NCERT बुक में, ये सारे सॉल्व हो चुके हैं। एंड सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 10 NCERT बुक का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. Name the substance X and write its chemical formula. This is the first part of the question. And second is write the reaction of the substance X named in 1 with water. So आपको बोल रहा है कि कोई सब्सटेंस, कोई X है किसी का सॉल्यूशन जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड आपसे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो सब्सटेंस का नाम क्या है एंड उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। सो हम वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, चूना यूज़ करते हैं, जिसको केमिकल लैंग्वेज में क्विक लाइम बोलते हैं, एंड उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। सो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है द नेम ऑफ द सब्सटेंस, और द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज
इट्स केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम और ऑक्साइड से बना होगा, तो Ca ले लिया, O ले लिया। अब कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो ये लोग बैलेंस हो जाएंगे, +2 -2, सो डायरेक्टली CaO आपकी बन गया आपका फॉर्मूला। सो इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का फिनिश होता है। एंड लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि इस एक्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो एक्स निकल के आया है उसकी रिएक्शन करानी है वाटर के साथ। तो जब हम क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ लिक्विड, सो ये हमें रिजल्ट देता है स्लैक्ड लाइम, जिसको CaOH2 बोलते हैं। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। सो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेम, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आप इसको लिख सकते हो स्लैक्ड लाइम, ये भी इसका नेक्स्ट नेम है। सो विद दिस ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other and name this gas? So क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन सबसे पहली बात तो एक्टिविटी 1.7 से रिलेटेड है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी 1.7 में क्या है। तो उस एक्टिविटी में क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की गई है। एंड आपको पता होगा कि वाटर का जो साइंटिफिक वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है। H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen, 2 molecules of hydrogen and here 1 molecule of oxygen. So this is the composition of water, 1 molecule of oxygen. सो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम एक्टिविटी 1.7 में जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की गई, जो कि आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। सो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, तो हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है कि किसी एक कंपाउंड को हम या तो हीट या तो इलेक्ट्रिसिटी या तो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं, 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में। सो जब हम वाटर को हम डिकम्पोज करना चाहते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में, सो उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी हम उसका नाम देते हैं। सो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकलते हैं, उनको हम डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस पे पास करते हैं, सो ये रिएक्शन बनती है H2 हमारा, H2 गैस एंड ऑक्सीजन O2 गैस रिलीज होती है, वाटर हमारा लिक्विड है। सो दिस इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे O2 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे मैं से 2 लिखेंगे तो ये हो गया, एंड यहाँ 4 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लगा दिए। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस जो H2 है इसके 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस जो O2 है इसके एक ही मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल। सो यही जो है वो टेस्ट ट्यूब में जाके इकट्ठा होंगे। सो इसी वजह से दिस इज द रीजन वाई हाइड्रोजन गैस जो है वो हम 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल आ रहा है, तो यही जाकर उस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होगा। सो इस वजह से जो टेस्ट ट्यूब 1 है, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगी, वो ऑक्सीजन गैस से जस्ट डबल होगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर ओनली, एंड नेम दिस गैस, सो द गैस विल बी हाइड्रोजन। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड इसे हम एक बार लिख कर भी बता देते हैं, ठीक है। सो आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको समझने का तो जो क्वेश्चन का मतलब है, सॉल्यूशन क्या है, समझा दिया मैंने। अब इसे वर्ड में भी हम लिख लेते हैं। सो वाटर कंटेन्स, एंड लिखने के साथ साथ अगर आप ये रिएक्शन बनाकर दोगे तो इट विल बी इट विल गिव योर मोर एक्सपीरियंस टू द एग्जामिनर दैट या यू नो अबाउट द टॉपिक। सो अब हम लिखते हैं, वाटर कंटेन्स 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen, 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. Therefore, during the electrolysis of water, हम electrolysis कर रहे हैं water की, electrolysis of water, the amount of hydrogen gas collected in one of the test tube
of the test tube is double than that of the oxygen produced and collected in the other test tube. Collected in the other टेस्ट ट्यूब. सो ये इस क्वेश्चन का मतलब थ्योरेटिकल आंसर हो गया. इसके अलावा आप इसकी रिएक्शन को दे सकते हो, बाकी मैंने इसका मतलब तो समझा ही दिया है. सो विद दिस ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है. एंड अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 13 एनसीईआरटी बुक का. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. सो आपसे बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें एक आयरन नेल को हमने डिप कर दिया तो उसका कलर क्यों चेंज हो गया. तो आप पहले तो हम देखते हैं इसकी क्या रिएक्शन बनेगी. कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2. सो दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड. सो CuSO4 प्लस अब इसमें हमने क्या डाला, आयरन की एक नेल डाली है, तो हमने Fe के साथ रिएक्शन कराया. सो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कि ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है Fe ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है कॉपर एज कम्पेयर टू कॉपर. सो ये क्या करेगा, इसके आयरन को डिस्प्लेस करेगा एंड उसके साथ खुद कंपाउंड बना देगा एंड कॉपर अलग हो जाएगा. सो आपका रिजल्टेंट जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो FeSO4 आएगा एंड प्लस आपका कॉपर अलग हो जाएगा. ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये हमने सॉलिड लिया था. दिस नाउ एक्वस एंड दिस इज नाउ सॉलिड. सो ये जो है ये हमारा रिएक्शन बना. तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो कलर था वो कॉपर सल्फेट की वजह से जो कि ब्राउनिश कलर था, बट जब हमने आयरन नेल डिप कर दिया तो ये कंपाउंड रहा ही नहीं, ये कंपाउंड ही टूट गया एंड कोई दूसरा कंपाउंड बन चुका है हमारा FeSO4 जो आयरन सल्फेट बन चुका है. सो इस वजह से जो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन की वजह से कॉपर सल्फेट का कंपाउंड ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, दूसरा कंपाउंड बन चुका है एंड दिस इज द रीजन वाई द कलर हैज़ बीन चेंज्ड. सो ये आपका आंसर है. क्यों कलर चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, आयरन ने कंपाउंड बना लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज हो चुका है, इसकी वजह से ये कलर था उसका ब्राउनिश कलर. सो नाउ कलर हैज़ बीन चेंज्ड. एंड आप इसको वर्ड में कैसे लिख सकते हो, तो इससे मैं एक बार लिख देती हूँ. व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो हमने रिएक्शन की ना, बस हमें इससे ही वर्ड में लिखना है और कुछ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. हमने क्या किया, आयरन नेल को डिप किया, डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द आयरन displaces copper from the copper sulfate solution, copper sulfate solution. Why? Because iron is more reactive, because iron is more reactive than copper. Therefore the color of solution changes. सो जो हमने रिएक्शन किया बस हमने उसी को वर्ड में लिख दिया है कि आयरन नेल जो हमने डिप किया कॉपर सल्फेट में, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड द सॉल्यूशन नाउ मेक्स दिस आयरन सल्फेट एंड कॉपर. सो दिस इज द रीजन व्हाई कलर हैज बीन चेंज्ड एंड इन दिस रिएक्शन व्हाट हैज बीन डन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज बीन टेकन इन बिटवीन एंड आप ये रिएक्शन लिखकर बता सकते हो. सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question है, give an example of a double displacement reaction other than one given in activity 1.10. तो आपको बोल रहा है कि आप कोई दो दूसरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दो जो कि 1.10 एक्टिविटी के अलावा हो. सो आप बोल सकते हो कि अगर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता होनी चाहिए. तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हो कि एक
सो आपको पता होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसमें दो कंपाउंड्स होते हैं एंड उनके आयंस जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं एंड वो जो हमें दूसरा आउटपुट प्रोडक्ट देता है। सो अब एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन भी हमसे एग्जांपल ही मांग रहा है, तो हम एक एग्जांपल बनाते हैं। अगर हमारे पास KBr है, KBr क्या है, पोटेशियम एंड दिस इज ब्रोमाइड, सो इट्स पोटेशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं बैरियम आयोडाइड के साथ BaI2, सो अब हमारा क्या रिजल्टेंट बनेगा, ये दोनों एक्वस हमने लिया है। अगर आपको ये नहीं याद आता ना स्टेट, तो अगर किसी क्वेश्चन में स्टेट नहीं पूछा तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट हाँ, अगर आपको ये चीज़ पता है, याद रहती है, तो क्योंकि ऐसे बेसिकली हम जो भी रिएक्शन करते हैं ना, जब भी हम कंपाउंड यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो एक्वस सॉल्यूशन ही हम लेते हैं। कुछ स्पेशल केस है जिसमें सॉलिड बन जाता है जब वो पॉसिपिटेट होता है, या हम कभी लिक्विड ले रहे हैं, कोई गैस अगर है तो उसमें जी बना रहे हैं, हम गैस स्टेट दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ आ रही है तो अच्छी बात है, इट्स वेल एंड गुड, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं आ रही तो। बट अगर इन केस एग्जाम में भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आपको कंपाउंड बनाना आता है, अगर आपको पता है बैलेंसीज पता है, आप कंपाउंड बना रहे हो, आप रिएक्शन बना रहे हो, सो दैट्स इज ऑल्सो ओके, आप वैसे भी कर सकते हो। सो यहाँ पे है पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई बैरियम आयोडाइड के साथ, तो इनके आयंस एक्सचेंज होंगे, पोटेशियम जो आयोडाइड के साथ बनाएगा कंपाउंड एंड ये जो बैरियम है वो ब्रोमाइड के साथ बना लेगा। तो कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा Ki पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड BaBr2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम द फाइनल प्रोडक्ट्स। अब आप देख सकते हो कि ये जो है वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, क्योंकि इन दोनों के आयंस एक्सचेंज हो गए। बैरियम ने पहले आयोडीन के साथ बना रखा था बैरियम आयोडाइड, बट अब क्या ये पोटेशियम के साथ है, एंड पोटेशियम जो कि ब्रोमीन के साथ था वो अब बैरियम के साथ बना चुका है कंपाउंड बैरियम ब्रोमाइड। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन में भी सिर्फ हमें एग्जाम्पल ही देना था। एंड और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, इसको बैलेंस कर सकते हो। अभी ये बैलेंस नहीं है, आयोडीन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 1 है, ब्रोमीन का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो, अगर आप यहाँ पे 2 लगा दो तो ब्रोमीन 2 हो गया, आयोडीन 2 करना है, हम यहाँ 2 लगा देंगे, आयोडीन भी 2 हो गया, पोटेशियम भी यहाँ पे 2 हो गए, एंड बैरियम तो सिंगल है ही। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर balanced double displacement reaction, a reaction which is double displacement, in which double displacement reaction has been taken place, and also it's a complete balanced reaction. एंड अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये जो है आपका इन बिटवीन जो क्वेश्चन है आपके बुक के, उसके लास्ट क्वेश्चन है। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो उसी के बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। 2 रिएक्शंस दी हुई है, हमें ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है ऑक्सीडाइज्ड हुआ एंड कौन सा रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडाइज वो होगा जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, एंड रिड्यूस वो होगा जिसमें से ऑक्सीजन निकला होगा। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा Na, सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई है एंड हमें मिल रहा है Na2O। सो आप देख सकते हो कि सोडियम जो है यहाँ पे रिएक्टेंट में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन आ चुका है। सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि सोडियम जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, आप इसमें देख सकते हो ऑक्सीडाइज हो चुका है। सो आपका पहला पार्ट जो हो गया कि सोडियम हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड हियर Na, और यू कैन राइट सोडियम हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, बिकॉज इट गेन्स ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन मिला है इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन तो अब कुछ बचा ही नहीं, वो तो निकल गया पूरा। तो एंड ऑक्सीजन हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। सो जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस्ड हो गया। सो विद दिस फर्स्ट पार्ट हो चुका। हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं उसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ एंड कौन सा रिड्यूस हुआ। सो CuO की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, आउटपुट है हमारा Cu प्लस H2O वाटर जो कि लिक्विड है। आप देख सकते हो कॉपर के पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जो कॉपर है आपका Cu, कॉपर जो है ये आपका क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ये रिड्यूस्ड हुआ, कॉपर जो है रिड्यूस हो गया बिकॉज इट लूजेस ऑक्सीजन, बिकॉज इट लूजेस
ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन को लूज किया इसलिए ये रिड्यूस हुआ। एंड सेकेंड आप देख सकते हो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। इसमें H2 जो है रिएक्टेंट में नहीं था ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, तो आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2, ये जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है बिकॉज इट गेन्स ऑक्सीजन, बिकॉज इट गेन्स ऑक्सीजन। सो आपको इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीट है। सो इसमें आपको दिख रहा है कि जिसने ऑक्सीजन को गेन किया है, जिसके पास ऑक्सीजन आया है, जुड़ा है, उसे हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। एंड जिससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, निकला है, सो हम उसे रिड्यूस क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि वो रिड्यूस्ड हो गया है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लूज किया है। सो विद दिस आपके सारे इन बिटवीन क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगो, आपको सब कुछ क्वेश्चन समझ आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसमें ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आपको उसमें PDF सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी थोड़ी बहुत डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उससे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। एंड अगर कोई टॉपिक में इशू है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ एक बार देख ले, उसमें सारी टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।